तो चलो बच्चों, आज मैं आपको एक टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत कायदे से पढ़ना और काफ़ी कंसेप्चुअल आर्टिकल है। चाहे आपको जेई मेन में अच्छा स्कोर करना है, चाहे नीट में स्कोर करना है, तो हेडिंग लगा लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कई आर्टिकल हैं, तो जो सबसे पहला कंसेप्ट आपको इसमें सीखना चाहिए वो है डिस्प्लेसमेंट करंट का। एक नया करंट है यहाँ पर जिसको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो आप लिखिए कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कौन सा करंट है। तो देखिए, अभी तक हम जो बात करते थे वो कंडक्शन करंट की बात करते थे। कंडक्शन करंट का मतलब अभी तक हमारे लिए होता था जो कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता था, उस करंट की बात करते थे। जैसे इस कि ये कोई कंडक्टर है, मान लीजिए कॉपर का, आयरन का, जो भी है, ठीक है, और यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन से जो करंट डिफाइन होता था, ये डिफाइन होता था dq/dt, और इसी को करंट डेंसिटी के टर्म्स में भी डिफाइन किया था हमने। तो ये डिफाइन करते थे J.da, इसका इंटीग्रेशन। ये तब होता था जब करंट डेंसिटी मान लो कहीं वेरिएबल है तो इससे बहुत आसानी से निकल आता था, या कांस्टेंट है तब भी आसानी से निकल आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर इससे यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा है और करंट डेंसिटी यहाँ पे J है, ठीक है, करंट डेंसिटी यहाँ पर J है और इसका एरिया A है, तो अगर हमें I बताना हो कितना I आ रहा होगा तो सीधे J × A कर देंगे, इतना करंट इसे जा रहा होगा। और मान लीजिए किसी तार से अगर Q का चार्ज मान लीजिए 2t² + 10t के रेट से फ्लो कर रहा है, और अगर अब हमें इसमें कंडक्शन करंट बताना है तो कंडक्शन करंट को हम IC से डिनोट कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक नया करंट और मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। तो IC को हम डिफाइन कर देते थे बेटा dq/dt, तो ये हो जाता था 4t + 10। फिर अलग अलग टाइम पे हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो कंडक्शन करंट होता था इसको हम कहते थे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट को क्या डिफाइन कर रहे हैं बेटा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये अभी तक हमने कंडक्शन करंट पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, और यही शायद मैग्नेटिक्स में भी बहुत काम आया था, EMI में भी काम आया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक नए करंट का जन्म और होता है, और ये जैसे ही नए करंट का जन्म होता है तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने में और एकदम से इंट्रोड्यूस होता है तो बच्चों को काफ़ी संकोच लगता है इसमें कि सर ये आ कहाँ से गया। तो इसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री इस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई Q का चार्ज होता था तो इसकी वजह से R के डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, और क्योंकि ये इलेक्ट्रो का पहला चैप्टर होता था तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती थी कि ठीक है सर, कोई भी चार्ज है उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और अगर वो पॉइंट चार्ज है तो KQ/R² होता है, और अगर वो कोई लाइन चार्ज है तो उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अगर वही चार्ज स्फीयर के ऊपर है तो उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं होती थी, ठीक है। अब जब मैग्नेटिक्स आया था, EMI याद करो, जब EMI आया था तो यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस हुआ था कि अगर किसी रीजन में, हालांकि अपने सिलेबस में केवल सिलेंड्रिकल रीजन था, अगर अब स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, अगर यहाँ पर dB/dt नॉट इक्वल टू 0, या इसको कह दो अल्फा है, dB/dt अल्फा है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम का फंक्शन है। तो याद करो यहाँ पर किसका जन्म हो गया था? यहाँ पर जन्म हो गया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पर जन्म हो गया था एक इलेक्ट्रिक फील्ड का। याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हो गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हो गया था इस तरीके से। और फिर वो सारी कहानी आपको समझाई गई थी कि किस तरीके से इसका डायरेक्शन आएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं था भाई, ये था इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड था। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड था ये। तो जब ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया था तब भी हल्का सा झटका लगा था, और इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी में काफी डिफरेंस था, क्योंकि ये होता था नॉन कंजर्वेटिव और ये होता था कंजर्वेटिव। लेकिन आप लोगों को वहां भी चीजें समझ में आ गई थी। ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं समझ में आएगा, यहां भी आएगा, बस वो नए तरीके से डिफाइन होगा। और याद करो, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इस क्लोज लूप के लिए क्या डिफाइन किया था? क्लोज लूप के लिए डिफाइन किया था E डॉट डी एल इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, फैराडे के लॉ से निकाला था। तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ था, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की सारी बातें तो मैं आपको क्लियर करूंगा ही, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट करंट किस तरीके से जनरेट होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इतना आप नोट करते चलो। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो, अगर स्पेस में, इन स्पेस, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड varies with respect to time, then there exists a displacement current. Then there exists a displacement current. तो अब आपको मैंने समझा दिया कि अगर स्पेस में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो पहले सुन लेना, मैग्नेटिक फील्ड जब टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही थी तो किसका जन्म हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो एक करंट आएगा, और देखो ये सिमेट्री लेके आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड जब टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करा के मैग्नेटिक फील्ड का जन्म कैसे करेंगे? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से जन्म होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, और वो डिस्प्लेसमेंट करंट किसको प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को। तो असल में ये परफेक्ट सिमेट्री का जन्म होना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इसलिए ये सब चीजें धीमे धीमे मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम के चैप्टर में फाइंड आउट करी थी। तो ये मेन पॉइंट हो गया, ये मेन पॉइंट हो गया। इन स्पेस इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन देयर एग्जिस्ट अ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इसका थोड़ा सा फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो फिलहाल, बाद बाकी डेरिवेशन वगैरह सब अभी होने वाले हैं, सब अभी फिलहाल दिमाग में ले लो कि मान लीजिए ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक, तो इसका मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसका एरिया ए है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन है। अब देखिए इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? इससे फाई होगा E इंटू ए। ठीक है, E डॉट डी ए वही, क्योंकि एरिया वेक्टर मैंने इधर मान लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पास करेगा। ठीक है, अब सीधे सीधे आई डी की वैल्यू होती है, इस फॉर्मूले को याद करेंगे आप लोग, एप्सिलॉन नॉट। मैं वैक्यूम मान के चल रहा हूँ क्योंकि अलग अलग मीडियम में अलग अलग चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी मैं वैक्यूम मान के चल रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट और डी फाई ई बाई डी टी। ठीक, ये सीधे सीधे फॉर्मूला याद करना है आपको। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला एकदम आपको यार रट्टा मार लेना है इसमें, एकदम इसमें रट्टा मार लेना भाई आपको, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। डी फाई ई बाई डी टी, ये क्या लिखा हुआ है? एप्सिलॉन एन टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये सीधे सीधे आपको फॉर वैक्यूम ये याद कर लेना भैया आपको। फॉर वैक्यूम के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लेना है। ये कंडक्शन करंट से डिफरेंट है, ध्यान रखना। कंडक्शन करंट होता था, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, IC इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और ये है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये याद होना चाहिए आपको। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट और D अपॉन डी टी, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी EA। एरिया यूनिफॉर्म है फिलहाल, यहाँ पर उसी एरिया से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर,
तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए और डी ई अपॉन डी टी। एक दो जगह हम आपको इसको निकाल के दिखाते हैं। कोई फॉर्मूला ये नहीं याद करना है, फॉर्मूला यही याद करना है कि सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाई डी टी। ये तुम्हें याद कर लेना है, इसको नोट कर लीजिए, ये याद कर लीजिए। तो जिस तरह से अब आपको हल्की सी दिक्कत पता क्या आ रही होगी कि सर ये आप क्या उल्टा सीधा चिल्ला रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट करंट ये होता है, ये तो हमने कभी सुना नहीं। तो बेटा कुछ चीज़ें ये डिस्प्लेसमेंट करंट तभी सुनोगे या समझोगे जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर को पढ़ोगे, उससे पहले इसका कहीं यूज है ही नहीं, तो सुन कहाँ से लोगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इसका यूज है क्योंकि वहाँ पर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हुआ है तो वहाँ पे कोई ना कोई करंट होगा, और उसी करंट को हमने डिस्प्लेसमेंट करंट कहा। ये तो तुम्हें समझ में आएगा, पर मैंने हल्का सा आगे से स्टार्ट किया है कि पहले मैं डिस्प्लेसमेंट करंट का मीनिंग क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने कंडक्शन करंट को डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डिफाइन किया था, उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट करंट को हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो नहीं कह रहे, हालांकि होता वही है लगभग, लेकिन थोड़ा सा घुमावदार है। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई बाई डी टी फॉर वैक्यूम। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल कर देता हूं आपके सामने। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिया मैंने, और ये टाइम का फंक्शन है, ध्यान रखना, पोजीशन का फंक्शन नहीं है। ई इक्वल टू मान लो मैंने 100 टी कह दिया, ठीक, और कोई मैंने एरिया ले लिया, इसका रेडियस ले लो 1 मीटर, ठीक, ये एरिया है। तो अब मुझसे कोई पूछेगा भाई इससे कंडक्शन करंट कितना पास कर रहा होगा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये कंडक्शन करंट कितना पास कर रहा होगा, सॉरी कंडक्शन नहीं, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये डिस्प्लेसमेंट करंट कितना पास कर रहा होगा। तो आई डी को मैं कितना लिखना चाहूँगा, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाई डी टी। अब बताइए फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख लीजिए इस एरिया से पास होने वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इंटू एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, तो फाई ई ये आ जाएगा 100 टी और पाई, तो ये हो गया 100 पाई और टी। तो बताइए डी फाई ई बाई डी टी ये हो गया 100 पाई, ठीक। और बताइए फिर आई डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से सीधे सीधे आई डी की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिखा हुआ है 100 पाई, तो ये हो गया आपका 100 पाई एप्सिलॉन नॉट एम्पियर। इतना हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट बहुत आसानी से आपको लिखना आना चाहिए कि ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर अब हम प्रैक्टिकली बात करें कि जो भी हमने पढ़ा है वो कौन कौन सी जगह थी जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होते हुए पाया था, तो सबसे पहले तो याद करो आरसी सर्किट में। आरसी सर्किट में जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तो वहाँ पर चार्ज टाइम के फंक्शन में कैपेसिटर पर चेंज हो रहा था, और जब चार्ज टाइम के फंक्शन में चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा तो फिर कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में मुझे कोई एक डिस्प्लेसमेंट करंट आना चाहिए हर हालत में, और आता है। ये सब बातें बाद में मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस की थी, जो कि मैं तुम्हें यहाँ पर पढ़ाऊंगा कि मैक्सवेल ने किस तरीके से कहा था। पर फिलहाल तो हम डिस्प्लेसमेंट करंट, मैंने आपको क्या उसके लिए किसी कंडक्टर की जरूरत नहीं है, केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट करंट को फ्लो होने के लिए स्पेस में किसको चेंज होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज होना है, ठीक है। तो हम कुछ कैपेसिटर की बातें कर लेते हैं, देखो जरा आरसी सर्किट में बात कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इन आरसी सर्किट, या ऐसे लिख लो डिस्प्लेसमेंट करंट between the plates of the capacitor,
प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हम दोनों ही सोर्स में देख लेते हैं, एक एसी सोर्स के लिए भी देख लेते हैं और डीसी सोर्स के लिए देख लेते हैं। तो फॉर डीसी सोर्स मतलब डीसी बैटरी, और डीसी बैटरी, तो याद करो ये प्लेट था। अच्छा, प्लेट एरिया हम सर्कुलर लेते हैं। सर्कुलर क्यों लेते हैं? क्योंकि सिमेट्री के लिए, ठीक है, सिमेट्री वहाँ से आ जाती है। तो हमने ये कैपेसिटर लिया, अभी हमने बैटरी लगाई, ठीक। इसका प्लेट एरिया मान लो ए है, या इसका आप रेडियस ले लीजिए, रेडियस आप इसका R = A ले लीजिए। बैटरी का वोल्टेज भी है, स्विच अभी ओपन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, रेजिस्टेंस R का है। अब याद करो चार्जिंग, कंप्लीट चार्जिंग होने से पहले या स्टेडी स्टेट आने से पहले, तो एट T = T, याद करो कैपेसिटर की। अब मैं इसको बना इसी तरीके से लेता हूँ, बाद बाकी आपको मैंने समझा दिया क्या है। एट T = T, ये यहाँ पे वोल्टेज लगाया, जो Q का चार्ज आ गया होगा, क्या आता था याद करो, +Q -Q, Q टाइम के हिसाब से बढ़ रहा हो तो Q बराबर आता था CV 1 - e⁻t/RC, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर कंडक्शन करंट की बात करें, क्यों कंडक्शन करंट तो तारों में फ्लो करता था, तो कंडक्शन करंट होता था dQ/dt, और इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी dQ/dt = ये आ जाएगा CV और 0 - 1/RC e⁻t/RC। तो ये आ जाता है dQ/dt, ठीक। ये आ गया कितना, dQ/dt RC, C से C चला गया तो ये माइनस से माइनस हो गया, तो ये हो गया V/R e⁻t/RC, और V/R हो जाएगा I0 e⁻t/RC। तो ये कंडक्शन करंट की वैल्यू आ गई, क्यों रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। तो IC = I0 e⁻t/RC। तो IC dQ/dt आ जाता है बेटा e⁻t/RC। अब मुझको डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है। अब ये तो मुझे समझ में आ ही रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो यहाँ पे एक मुझे डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसके कंप्लीट एरिया को ले लूँ, मतलब इतना ही एरिया ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, जितना कैपेसिटर का एरिया दिया है इतना ही एरिया ले लेता हूँ, ठीक है, इतना ही एरिया ले लेता हूँ। तो आप बताइए इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा प्लेटों के बीच में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E, तो E की वैल्यू होगी Q/A⁴0। याद होगा ये फॉर्मूला, अगर याद ना आ रहा हो तो मैं एकदम बेसिक से बता देता हूँ कि अगर इस प्लेट पे सिग्मा का चार्ज पर यूनिट एरिया है, इस प्लेट पे सिग्मा का चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो यार बताओ सिंगल प्लेट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, ये होता था σ/2ε, प्लस इस प्लेट नेगेटिव प्लेट की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो ये हो जाएगा σ/2ε। तो ये आ जाता है σ/ε, और सिग्मा कितना होगा जरा बताइए। अगर इसका प्लेट एरिया A है तो सिग्मा हो जाएगा Q/A। तो ये कितना आ गया बताइए, ये आ गया, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो Q/A⁴0 ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इतना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, इसी में कंप्लीट कैलकुलेट कर देता हूँ। तो इतना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताइए इस एरिया से पास होने वाला फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आ जाएगा EA,
तो फाई ई इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, एरिया से एरिया गया तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में आ गया जो मैंने एरिया कंसीडर किया है। तो अब आप मुझे बताइए जो आई डी होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, उसका फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने यहाँ पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। तो बताइए आई डी की जो वैल्यू आ जाएगी, ये एप्सिलॉन कांस्टेंट है तो इससे कट जाएगा डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पर तो बड़ा अजीब सा ऑब्जर्वेशन आया कि सर डिस्प्लेसमेंट करंट वही आ रहा है जो कंडक्शन करंट आ रहा है, क्योंकि याद करो जो कंडक्शन करंट था ये मैंने आई सी लिखा था, ये क्या था डी क्यू बाई डी टी, तो आई डी इक्वल टू आई सी। लेकिन इसमें एक बहुत बेहतरीन ऑब्जर्वेशन ये है कि आई डी इक्वल टू आई सी तभी आएगा, मतलब जब मैं पूरे एरिया से करंट निकालूंगा। पूरा एरिया का मतलब जितना कैपेसिटर की प्लेटों का एरिया है उतना ही एरिया मैंने कैपेसिटर के बीच में कंसीडर किया है, तभी वो कंडक्शन करंट के बराबर आ रहा है। क्योंकि अगर मैंने एरिया कम या ज़्यादा ले लिया होता तो देखो उसकी वैल्यू अलग आती। अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके नोट करते रहिएगा। तो आई डी इक्वल टू आई सी एक स्पेशल केस में ही है ये, क्योंकि अभी मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे आई सी के बराबर लिख रहा हूँ तो फिर आई डी इक्वल टू भी यही वैल्यू आ जाएगी बेटा, आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। कर लीजिए नोट, पॉज करके नोट कर लीजिए। जैसे अगर यही कैपेसिटर होता ही है, C का कैपेसिटेंस है, R का रेजिस्टेंस है, V का वोल्टेज है, और इसका जो रेडियस है वो मैंने कितना ले लिया, स्मॉल ए से नोट कर देता हूँ। इसका जो रेडियस मान लीजिए मैंने ले लिया स्मॉल ए, और अगर अब मैं इसमें जो एरिया लेता हूँ वो इतना ले रहा हूँ जिसका रेडियस कितना है आर डैश इक्वल टू मान लीजिए a/2, मतलब इस कैपेसिटर की प्लेट का जो एरिया है उसका आधी रेडियस का एरिया लिया है। और इससे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट करंट, आई डी बराबर क्या, एट टी इक्वल टू टी, ये निकालना है। अगर मुझे इस एरिया से डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड आउट करना है तो देखो मैं कैप स्विच को क्लोज करूँगा, फिर आ जाऊँगा एट टी इक्वल टू टी। तो स्विच को क्लोज करने के बाद टी इक्वल टू टी पर यार देखना, आर का रेजिस्टेंस, वी वोल्ट की बैटरी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो टी इक्वल टू टी पर आप निकाल ही लोगे, क्योंकि इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो आप बताओ क्यू की वैल्यू कितनी होगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये टाइम के रेस्ट बढ़ रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, अभी अभी निकाली थी, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन अगर जो एरिया मैं ले रहा हूँ अब की बार वो कंप्लीट एरिया नहीं ले रहा, मैं इतना ही एरिया ले रहा हूँ बेटा, इतना ही एरिया। तो इसका जो एरिया हो जाएगा ए, ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4, ये समझ में आ रहा होगा, पाई ए स्क्वायर बाई 4। किसी को दिक्कत हो तो रेडियस को कितना लिख देंगे बताइए, रेडियस यहाँ पे a/2 है तो जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा a/2 का स्क्वायर। तो ये एरिया बताओ कितना आ गया बेटा, एरिया आ गया पाई ए स्क्वायर बाई 4, ये एरिया आ जाता है। तो बताओ इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा इस एरिया से, फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा, इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेगा वो आ जाएगा ई इंटू एरिया, और जो फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब ई की वैल्यू तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट क्लियर है आपको। लेकिन जो ये एरिया है, ये एरिया जिसको मैं ए डैश कह देता हूँ, ये एरिया ध्यान रखो, ए डैश कितना है, क्या a/4 है,
क्योंकि अगर इसका एरिया, टोटल एरिया इसका ए था, मतलब ए मैंने किसको मान लिया, पाई ए स्क्वायर को ए मान लिया, तो ये जो एरिया मैंने लिया है वो a/4 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो या इसको मैं कितना लिख देता हूँ, a/4 लिख देता हूँ। तो इतना हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ए से ए मर जाता है यहाँ पर, तो फाई ई इक्वल टू ये हो जाता है q/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब मुझे पता है कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट करंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को रटा दिया, एकदम यूज़ करना तो सीख ही जाओगे। तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट और डी फाई ई बाई डी टी, ये आ जाएगा d/dt ऑफ, बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पर, q/4 एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट ऐसे मर गया, तो ये आ जाता है यहाँ पर, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको बेटा, खिसक भाई खिसक 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 खिसक, ये देखो। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा ये आ जाएगा 1/4 dq/dt, और याद करो dq/dt क्या होगा इसमें, बताइए किसी भी समय dq/dt क्या होगा, ये होगा कंडक्शन करंट। मतलब जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यू विल गेट कंडक्शन करंट, क्योंकि ये कंडक्टर से फ्लो कर रहा है और ये स्पेस से फ्लो कर रहा है। तो स्पेस वाला करंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, और कंडक्टर वाला करंट क्या है, कंडक्शन करंट। तो ये आ गया IC/4। ये एक बहुत कन्फ्यूजन रहता है बुक्स वगैरह में, इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया है कि अगर आपने एरिया छोटा लिया है तो कंडक्शन करंट उस एरिया से जो जा रहा है वो कम हो रहा है, ठीक है। ये वही वाली बात है कि जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, तो अगर पूरे एरिया से करंट हमसे, अगर इसका करंट डेंसिटी J दिया है, अगर करंट डेंसिटी J दिया है तो कंप्लीट एरिया से जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा भाई, वो जाएगा एरिया इंटू J। लेकिन अगर इसी कंडक्टर में कोई पूछे कि भाई आप इस एरिया से करंट बताओ, भाई आप इस एरिया से करंट बताओ, छोटे आध एरिया से, मतलब ये एरिया जो आपने ले लिया, मान लो a/3 ले लिया और करंट डेंसिटी J दिया है, तो इस एरिया से जो करंट जा रहा होगा, इस एरिया से ये जो करंट होगा कंडक्शन करंट, तो ये तो बेटा J इंटू a/3 हो जाएगा ना। तो अगर एरिया कम किया तो कंडक्शन करंट भी तो कम हुआ। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही बात है कि जब आपने कैपेसिटर की प्लेटों के बीच का कंप्लीट एरिया लिया तो उससे जो डिस्प्लेसमेंट करंट पास कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा था, कंडक्शन करंट के बराबर आ रहा था। और जब आपने एरिया कम लिया है तो फिर वो कंडक्शन करंट का 1/4 हो गया। इसी तरीके से एरिया कुछ और लोगे तो फिर डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू भी कुछ और आ जाएगी। तो बातें तो सेम ही है, ठीक है, बातें तो सेम ही है। तो यहाँ पर भी हम करंट डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम करंट डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हमसे ये करंट डेंसिटी पूछी जाए, ये कैपेसिटर की प्लेट हो, वही डीसी सोर्स की बात कर रहे हैं, अगर मान लो इसका रेडियस a है तो एरिया कितना हो गया पाई ए स्क्वायर। हाँ, ये दिमाग में याद रखने वाली बात है कि अगर ये T=T की बात कर रहे हैं हम, ये V का वोल्ट है, R का रेजिस्टेंस है, तो जो ये करंट पास कर रहा है, ध्यान रखना, ये यहाँ से ये जो करंट जा रहा है कंप्लीट से, ये करंट जो डिस्प्लेसमेंट करंट आता है ये वही कंडक्शन करंट के बराबर आ जाता है। ये याद कर लो तो आपको काफ़ी फायदा करेगा चीज़ों में डायरेक्ट। अगर कंप्लीट एरिया ले रहे हैं, मतलब ये वाला हम एरिया ले रहे हैं, तो इससे जो ये करंट आ रहा है निकल कर, ये डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर आ जाता है। इससे जो ये जो ID आ जाता है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो यहाँ से आ जाता है ID, ये बेटा IC के बराबर आता है, ठीक है, ये दिमाग में याद रख लो। लेकिन अगर आपने एरिया कम लिया तो आप इसको करंट डेंसिटी से निकालना भी बेहतर समझ सकते हो कि बताइए अगर मैं इसकी करंट, क्योंकि करंट तो यूनिफॉर्म है, क्योंकि हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट है पूरे क्रॉस सेक्शन में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज है वो हर जगह सेम है, तो करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो करंट डेंसिटी कितना आ जाएगा बताइए, ID/A लिखेंगे जिसकी वैल्यू आ जाएगी पाई ए स्क्वायर, और ID कितना हो जाएगा IC/पाई ए स्क्वायर। आप इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर किसी एरिया से करंट पूछे आपसे, किसी छोटे एरिया से करंट पूछे, किसी छोटे एरिया से करंट पूछे,
ये सब क्वेश्चंस में चीज़ें मिलेंगी आपको भाई। ये टी इक्वल टू टी पर स्टेडी स्टेट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि स्टेडी स्टेट में तो करंट वेरिएबल ही नहीं होता है, हम टी इक्वल टू टी की बात कर रहे हैं। ठीक, स्टेडी स्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नहीं होता है, स्टेडी स्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आएगा, तब डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आएगा। स्टेडी स्टेट में तो कंडक्शन करंट भी नहीं आएगा। तो अगर ये करंट डेंसिटी आपने निकाल लिया है और कहीं भी कोई एरिया लेके आपसे पूछ रहा है, इवन यहाँ पर पूछ रहा है इतना एरिया लेके, इसका एरिया ए इक्वल टू मान लो पाई ए स्क्वायर था, और यहाँ पर आपसे इसने कहा कि भाई a/6 के एरिया से कितना करंट पास करेगा, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि आई डी a/6 का एरिया है, तो यहाँ पे ये जो आई डी हो जाएगा सीधे सीधे करंट डेंसिटी इंटू एरिया कितना a/6। तो आई डी जो पास कर रहा होगा यहाँ से जे कितना लिखा है मैंने बताइए, ये लिखा है IC/A इंटू a/6, क्योंकि इसको मैं ये भी कह सकता हूँ IC/A। तो ये आ जाएगा a/6, तो a से a मर जाएगा, तो आई डी इक्वल टू IC/6 आ जाएगा, और आई डी इक्वल टू IC तो कितना है बताइए, dq/dt है। इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। नोट कर लीजिए, मैंने भैया बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। अब इसी को मैं एसी सोर्स में कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको, एसी सोर्स में किस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट करंट को फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर एसी सोर्स या फॉर एसी वोल्टेज, अच्छा एसी वोल्टेज की कुछ बातें दिमाग में ले लो जरा, कि देखिए स्टेडी स्टेट में अगर हम इस कैपेसिटर की बात करते थे फॉर डीसी सोर्स, ठीक है, तो ये किसी भी करंट को फ्लो नहीं होने देता था, आईसी इक्वल टू हो जाता था 0 इन स्टेडी स्टेट। तो डीसी सर्किट्स में तो जो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट दिखेगा बहुत ही छोटे टाइम के लिए दिखेगा, लेकिन एसी सर्किट्स में आप लगातार डिस्प्लेसमेंट करंट देख सकते हैं, क्योंकि एसी सोर्स में यहाँ पर वोल्टेज लगातार चेंज होगा। तो यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से चार्ज लगातार चेंज होगा, चार्ज लगातार चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर लगातार चेंज होगा, तो वो यहाँ पे लगातार वेरिएबल होगा। यहाँ पे क्या होगा, लगातार वेरिएबल होगा। ठीक है, तो एसी सोर्स के लिए क्या कर सकते हैं, अच्छा इसमें एक चीज़ बताई थी कि अगर एसी सोर्स लगाया तो ये एक रेजिस्टेंस शो करता था कैपेसिटर, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी लगाया है तो ये एक RC होता था कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, और ये होता था XC से डिनोट करते थे, और XC होता था 1/C ओमेगा। ठीक है, तो अगर हमें इसमें करंट निकालना होता था, कंडक्शन करंट मान लो यहाँ पे हमें बताना है, तो ये सीधे सीधे हो जाता था V/XC। अच्छा ये पीक वैल्यू होगी कि RMS वैल्यू होगी, तो ये इस पर डिपेंड करेगा। IC की पीक वैल्यू निकालोगे तो V0 यहाँ पर पीक वैल्यू लोगे अपॉन XC कर दोगे, तो ये हो जाएगा V0/XC का मतलब 1/C ओमेगा, तो IC0 पीक वैल्यू ये हो जाएगा C ओमेगा V0। और अगर आप इसकी RMS वैल्यू लोगे, IC की RMS वैल्यू, तो यहाँ पर भी फिर आप VRMS ही लिखेंगे और नीचे हो जाएगा XC। ठीक है, VRMS की वैल्यू आपको AC सर्किट से पता होगी, बताइए VRMS आपको हम बता चुके थे क्या होगी, अगर कहीं सवाल में पूछता है तो पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होता है। ये सब पुराना आपको याद होना चाहिए। तो RMS वैल्यू होती है AC सर्किट में हार्मोनिक फंक्शंस के लिए, केवल हार्मोनिक फंक्शंस के लिए, वो होती है पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स। तो अगर RMS वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज भी RMS होता है, और नीचे रेजिस्टेंस तो RMS और उससे कोई लेना देना नहीं है, सॉरी रेजिस्टेंस को तो इससे कोई लेना देना नहीं। तो जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर होता है वो 1/C ओमेगा होता है। ठीक है, और ओमेगा की भी कई बार फ्रीक्वेंसी दी रहती है, तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf होता है, f इज द फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं C इंटू 2πf, तो यहाँ से जो XC आ जाता है ये आ जाता है 1/2πfc।
तो ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस आ जाता है फॉर द एसी सोर्स। और क्यों वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है ये सब मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ तुम्हें, क्योंकि लगातार चार्जिंग डिस्चार्जिंग होने की वजह से यहाँ पे एक वोल्टेज आ जाता है, एक वोल्टेज आ जाता है, तो वही एक रेजिस्टेंस की फील देता है। हाँ, ये एक रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस से डिफरेंट है जो कंडक्टर का होता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कोई हीट एनर्जी में लॉस को नहीं देता है, वो असल में एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाती है और वो कभी सोर्स को एनर्जी लौटाता है, कभी सोर्स से एनर्जी लेता है। खैर फिलहाल तो हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है इस कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा। तो वही जो डीसी सोर्स के लिए किया था उसी तरीके से करते हैं। नोट कर लीजिए, मैं पेज पलटने जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरा उद्देश्य यही था कि आपको मैं कैपेसिटर का रेजिस्टेंस एक्सप्लेन कर सकूँ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो ओमेगा के टर्म्स में निकाला और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में निकाला। तो चलिए करते हैं। तो ये कैपेसिटर उसी तरीके से सर्कुलर प्लेट लेते हैं, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में भी है बेटा। अच्छा, जब हम डीसी सोर्स लगा रहे थे तो हमको एक रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि अगर हमने रेजिस्टेंस नहीं लगाया तो कैपेसिटर हमारा जल सकता था, क्योंकि सडनली उसमें चार्ज फ्लो कर जाता था। लेकिन एसी सोर्स में उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही करंट बदलेगा तुरंत यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाता है। तो एसी सोर्स इस तरीके से आपने लगा दिया। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि डीसी सोर्स लगाते समय रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है, एसी सोर्स लगाते समय किसी रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। इवन फायदा भी हमें तभी है, नहीं तो एनर्जी बर्बाद हो जाएगी। तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा को लिख दो 2 पाई एफ, मान लो फ्रीक्वेंसी भी दी है ज़रूरत पड़ने पर। और इसका C का कैपेसिटेंस है, और C, ठीक है, C का कैपेसिटेंस है। तो सबसे पहले तो आप इस पर चार्ज बताइए। देखो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। अब मान लो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अब ये तो क्लियर है कि जब यहाँ प्लस होगा तो इधर भी प्लस होगा, तो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में होगा, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगा। तो इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कभी राइट में होगा, कभी लेफ्ट में होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट के डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट का होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मान लो अभी तक आप सोच रहे हो कि सर ने एक बार भी नहीं बोला है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट, तो कोई नहीं, यहाँ पे आप क्यू लिख लीजिए किसी भी टाइम पर। ठीक है, मान लीजिए यही मान लेते हैं। तो Q कितना हो जाएगा बताइए, Q हो जाएगा CV। तो Q बराबर हो गया वोल्टेज ए। अच्छा, जितना वोल्टेज आप पूरे लूप के लिए तो वोल्टेज 0 होगा, तो जितना वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करोगे वही वोल्टेज इमीडिएटली इंस्टेंटेनियसली आपको कैपेसिटर की प्लेटों के अक्रॉस मिलेगा भी। तो कैपेसिटर की प्लेटों के अक्रॉस यही वोल्टेज मिलने वाला है। तो हमको कैपेसिटर पर जो चार्ज मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, वो मिलने वाला है CV नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये वाला चार्ज मिलने वाला है आपको कैपेसिटर की प्लेटों पर। और फिर अभी मैं कंप्लीट ही मान लेता हूँ, तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिलने वाला है बताइए आपको। तो इससे पास होने वाला फाई इलेक्ट्रिक, ये मिलने वाला है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलने वाला है ये सब आपको क्लियर है। ये होता है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसको करते करते कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। इनटू A होने वाला है, A से A जाने वाला है, तो फाई इलेक्ट्रिक जो आने वाला है वो ये है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना आ गया। तो बताइए जो डिस्प्लेसमेंट करंट आने वाला है ये कितना आने वाला है बताइए, एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला अब बहुत कायदे से रट गया होगा आपको, डी फाई ई बाई डी टी आने वाला है। अब इसको ज़रा मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट मर गया, ये आ गया डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू बाई डी टी इज नथिंग बट इट इज़ द कंडक्शन करेंट। तो अब इसको याद रखने वाली बहुत ज़रूरत है कि एसी सोर्स में भी अगर आप पूरे कंप्लीट एरिया से अगर आप डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर रहे हैं तो वो कंडक्शन करंट के बराबर ही आता है, और यही क्वेश्चंस में यूज हो जाता है। तो आई डी इक्वल टू आई सी आ जाता है, ये याद रखने वाली बात है। लेकिन ध्यान रखना, अगर उसने एरिया रिड्यूस कर दिया तो फिर इसकी वैल्यू अलग आ जाएगी। ठीक है, अगर एरिया कंप्लीट रखा, वैसे क्वेश्चंस में जनरली पूछेगा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो आप ये मान के चलेंगे कि वो कंप्लीट एरिया की बात कर रहा है, ये मान के चलेंगे कंप्लीट एरिया की बात कर रहा है। नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट इस तरीके से हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जेई मेंस के आए हुए। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं यहाँ पर। जैसे ये क्वेश्चन है, ये जेई मेन 2021 में आया है, आराम से पढ़ लीजिए सवाल को। देखिए एसी वोल्टेज इतना दिया हुआ है। देखो अब डिस्प्लेसमेंट करंट कंप्लीट हो गया। अब इसके पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं जो जेई मेन में आए, फिर इसके बारे में और चर्चाएं करेंगे। पहले मैंने सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। एसी वोल्टेज ये दिया हुआ है 20 sin ओमेगा टी और फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, एफ की वैल्यू दी हुई है। इज अप्लाइड टू ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 2 mm। प्लेटों के बीच का जो सेपरेशन है वो 2 mm दिया है। एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर दिया है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर द अप्लाइड एसी, मतलब इस एसी के लिए कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। पहले तो एम्पलीट्यूड का मतलब समझ रहे हो, पीक वैल्यू, क्योंकि आपको एसी में दो वैल्यू डिफाइन होती हैं, एक आरएमएस वैल्यू और एक पीक वैल्यू। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड का मतलब पीक वैल्यू, ठीक है, यह निकालना है आपको। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी हुई है और ये सब आंसर्स दिए हुए हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा एकदम से। बताइए, एक लाइन में सॉल्यूशन आएगा। आपने कैपेसिटर की प्लेटें ली, अच्छा इस सर्कुलर प्लेटों की बात ही करता है, और एसी सोर्स आपने ये लगाया, और एसी सोर्स की जो वैल्यू है ये है 20 sin ओमेगा टी। ठीक, ये मैं आपको बता चुका हूं कि जितना इसमें आईसी आता है उतना ही कैपेसिटर की कंप्लीट प्लेटों के बीच में क्या आता है, आईडी आता है, अभी बता चुका हूं। तो इसी का फायदा आप उठा लीजिए। आईसी बताइए क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आईसी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधे सीधे V/XC। और XC क्या होता है प्लेटों के, मैंने एसी सोर्स के लिए बताइए, ये हो जाएगा वोल्टेज हो जाएगा 20 sin ओमेगा टी, किसी भी इंस्टेंट पे बात करोगे तो। और XC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। अच्छा फेज वगैरह का फर्क आता है, पर हमसे तो एम्पलीट्यूड पूछा है या आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, तो फेज वगैरह पर हम ध्यान नहीं दे रहे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर फेज लिख सकते हैं, फेज वगैरह का रोल इसमें आता है एक, ठीक है, वो फाई का रोल आता है, प्लस माइनस फाई, वो अभी हमारा कोई हेडक नहीं है, पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है, एक फेज वगैरह का रोल आता है। और XC हो जाएगा बताइए कितना, 1/C ओमेगा। हमसे तो पीक वैल्यू पूछी है, तो I0D डिस्प्लेसमेंट करंट और I0C के बराबर ये आता है, तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 20C ओमेगा। ठीक है, हमसे तो पीक वैल्यू पूछी है ना, अभी फेज वगैरह का कोई रोल नहीं है, वो तो एसी में मैंने पढ़ाई दिया था आप लोगों को, ठीक है। और ओमेगा को कितना लिख दोगे, 2πf, तो 20C × 2πf, तो ये आ जाता है इसकी पीक वैल्यू, I0 ही लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट की, तो ये हो जाता है 40πC × f, ठीक है, 40 ये आ गया। बाद बाकी इसमें आप कैलकुलेशन कर लीजिए, मैं कर देता हूँ, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो I0 पीक वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट ये आ गया 40 × पाई की वैल्यू 3.14। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है बताइए। अच्छा कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आप लिख सकते हैं इसमें एप्सिलॉन A/D, डी निकालना है क्योंकि तो कैपेसिटेंस नहीं दिया है। और फ्रीक्वेंसी बताइए कितनी दी हुई है, 50 हर्ट्ज दी हुई है। तो यहाँ से और इसकी वैल्यू आपको डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो बेटा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, सारी वैल्यूज पुट कर दो इसमें। तो I0D पीक वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट 40 × 3.14, यह आ जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, एरिया कितना दिया हुआ था, 1 मीटर स्क्वायर 1, और डी कितना दिया हुआ था 2 × 10⁻³ मीटर में, mm में दिया हुआ है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे इतना आएगा
जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो यह आ जाता है 27.79 माइक्रो एम्पियर, 79 माइक्रो एम्पियर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? थर्ड ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने आपको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ाया है ईएमबीएम में कि आखिर डिस्प्लेसमेंट करंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए जेई में 2024 का है। अब देखिए एसी वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 40 वोल्ट, पीक वैल्यू दी हुई है एंड फ्रीक्वेंसी 4 किलोहर्ट्ज इज अप्लाइड डायरेक्टली अक्रॉस अ कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दी हुई है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखिए लैंग्वेज से समझने की कोशिश करिए कि वो सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट करंट के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं आपसे कि डिस्प्लेसमेंट करंट किस तरीके से निकलता है। द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज नियरली। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। एसी वोल्टेज है। अच्छा, अब आपको ये क्लियर है कि कैपेसिटर के लिए अगर कुछ नहीं दिया है एरिया वगैरह, तो हमको इतना पता होना चाहिए कि IC और ID यहां पर जो आता है कंप्लीट के लिए वो सेम ही आता है। ये है मेन, IC इक्वल टू ID, IC इक्वल टू ID, दोनों बराबर ही आते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड वोल्टेज दिया है तो बताइए। अच्छा, फेज वगैरह का कोई रोल है नहीं क्योंकि आपसे फेज रिलेशनशिप कुछ भी नहीं पूछ रहा है, सीधे सीधे पीक वैल्यू पूछ रहा है। तो अब बताइए कैपेसिटर के लिए IC इक्वल टू ID इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन XC, और ये हो जाएगा 40 वोल्टेज दिया है अपॉन 1/C ओमेगा, तो ये हो जाएगा 40C ओमेगा, और ओमेगा को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया। ये पीक वैल्यू का ध्यान रखना, तो ये आ जाएगा 40C और 2πf, तो ये आ जाएगा ID नॉट 40C। कैपेसिटेंस की वैल्यू रखिए, इसमें कितना दिया कैपेसिटेंस बताइए, 12 माइक्रोफेरड, 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2π 2 इंटू 22/7 इंटू फ्रीक्वेंसी 4 किलोहर्ट्ज, 4 इंटू 10⁻3। ठीक, जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। जो इसकी वैल्यू आती है मेरे पास, इसका भी आंसर है, जो वैल्यू आती है इसकी निकल कर ये आती है इसका आंसर है मेरे पास, 1 मिनट बस, 12 एम्पियर, 12 एम्पियर आ जाता है, 12 एम्पियर। तो इसका ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट। ठीक है, 12 एम्पियर नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मैंने जेई मेन में जो पूछे गए सारे क्वेश्चंस ले लिए, सीधे सीधे पहले मैं केवल डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर रहा हूं आपसे। जेई मेन 2024 का है। फिर से एक सवाल देखिए, जेई मेन 2024 में डिस्प्लेसमेंट करंट पर ही 2 क्वेश्चन आए। तो ये कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस 20 पिकोफैरड। पिकोफैरड में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। PF का मतलब होता है पिकोफैरड, 1 इंटू 10⁻⁻12 फैरड। ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई। 230 वोल्ट दिया तो ये बेटा RMS वैल्यू दिया। ठीक है, ध्यान रखना, ये कौन सी वैल्यू दिया, RMS। पीक वोल्टेज नहीं दिया रहता, क्योंकि जो वोल्टेज अगर उसको पीक वोल्टेज देना होता है तो अलग से लिख देता है, नहीं तो जो वोल्टेज दिया रहता है हम उसको RMS वैल्यू मानकर चलते हैं। विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दिया हुआ है, ये ओमेगा की वैल्यू दी हुई है 300 रेडियन पर सेकेंड। कई बार फ्रीक्वेंसी को पहचानने में कन्फ्यूजन नहीं हुआ करे, वो यूनिट से पहचानते हैं, क्योंकि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है इसका यूनिट हर्ट्ज होता है, और जो ओमेगा होता है उसका यूनिट लिखते हैं रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से इसको हम लोग पहचान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पूछा भी आपसे क्या था, RMS वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट इन द सर्किट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट इन द कैपेसिटर रेस्पेक्टिवली। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि RMS वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट IC इक्वल टू ID होता है, क्योंकि हमसे कुछ दिया तो है नहीं कि हमको आधे एरिया से करंट निकालना है कि कंप्लीट एरिया से निकालना है, तो हम तो यही मान के चलेंगे कि भाई हम तो कंप्लीट एरिया से निकाल रहे हैं, कुछ नहीं दिया है। और कंप्लीट एरिया के लिए कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये बात हमको पता है। तो पहले तो अगर आप इसमें से ऑप्शन ढूंढें तो देखो, या तो ये हो सकता है, ये हो नहीं सकता क्योंकि दोनों करंट अलग अलग हैं, और ये हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों करंट अलग अलग हैं।
तो या तो ये ऑप्शन होगा या इसमें से ये होगा। तो केवल एक पॉइंट का फर्क है कि यहाँ 1.38 है या 13.8 है। तो अगर आपको दोनों में से टिक भी करना हो बाई चांस बिना सॉल्व किए हुए, तो फर्स्ट और फोर्थ में से टिक करोगे तो 50% चांस तो इसी बात के हो जाएंगे कि बिना सॉल्व किए हुए आपका सही हो जाएगा। पर हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं है। तो सीधे सीधे RMS वैल्यू पूछी है तो IC इक्वल टू ID होता है और सीधे सीधे वोल्टेज अपॉन XC होता है। और XC मैंने आपको बता दिया कितना होता है, बताइए 1/C ओमेगा होता है। और इसको आप लिख सकते हैं VC ओमेगा। तो ID इक्वल टू IC। तो वोल्टेज कितना दिया था जरा बताइए, वोल्टेज दिया 230 वोल्ट इंटू कैपेसिटेंस 200 इंटू 10 टू दी पावर -12 और ओमेगा दिया है 300। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 शून्य तो ये चले गए। तो ID इक्वल टू IC ये आ जाएगा 23 इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर -7 और यह आ जाएगा 36 18 और 6 दूनी 12 13 इंटू 10 टू दी पावर -7। तो ये आ गया 13.8 इंटू 10 टू दी पावर -6 एम्पियर, या इसी को लिख सकते हैं 13.8 माइक्रो एम्पियर। तो 13.8 माइक्रो एम्पियर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने EM वेव को स्टार्ट किया है। पहले हमने आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का ऑरिजिन समझा दिया किस तरीके से होता है, फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस करा दिए। एक क्वेश्चन अभी और जेईई मेन का मेरे पास है, इसको भी कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये जेईई मेन 20222 का है। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। द डिस्प्लेसमेंट करंट, अब की बार डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू दे रखी है बेटा। द डिस्प्लेसमेंट करंट इज डेवलप्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर व्हेन वोल्टेज इज चेंजिंग एट द रेट। वोल्टेज का रेट ऑफ चेंज दिया है, मतलब dB/dt दिया, ध्यान रखना 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर सेकेंड। द एरिया ऑफ द ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज इतना। ये ध्यान रखना, इसमें लिखा भले नहीं है लेकिन एरिया को सर्कुलर ही मान के चलना है। एरिया आपको ये दिया हुआ है 40 इंटू 10, ऐसा यूनिट में लिखते हैं -4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये वोल्ट पर सेकंड भी ऐसा यूनिट में, तो एरिया भी हमको ऐसा यूनिट में ही लेना पड़ेगा। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज, तो एक तरह से आपको कैपेसिटेंस पूछा है इसका, क्योंकि जब C इक्वल टू एप्सिलॉन A/D लिखोगे तभी तो आपको D मिलेगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं भाई क्वेश्चन को। द डिस्प्लेसमेंट करंट इज डेवलप्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो वोल्टेज दिया है, तो बताइए चार्ज कितना हो जाएगा CV, बहुत आसान है। अगर ये कैपेसिटर आपको प्लेटों का दिए, ये आपको कैपेसिटर दिया है सीधे सीधे, ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज दिया है, तो बताइए जो Q हो जाएगा ये हो जाएगा CV। तो dQ/dt कितना हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, C इंटू dV/dt हो जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बेटा, 4.425 इंटू 10 टू दी पावर -6 दे रखी है। C की वैल्यू कितनी लिखोगे, एप्सिलॉन A/D लिखोगे। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज कितना दे रखा है, 10 टू दी पावर 6 दे रखा है, इंटू 4.425 इंटू 10 टू दी पावर -6 लिखोगे। यहाँ तक सुरक्षित हो जाइए। यहाँ तक सुरक्षित हो जाइए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 इंटू एरिया दे रखा है आपको 40 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन D इंटू 10 टू दी पावर 6 इक्वल टू 4.425 इंटू 10 टू दी पावर -6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो मैंने सॉल्व कर रखा है, इतनी मेहनत बस आप कर लेना, इसमें ऐसी कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये 6 तो चला ही गया यहाँ से। ठीक, ये 6 चला गया, ये शायद मैंने 40 एरिया गलत लिख दिया है मैंने, 1 मिनट, ये यहाँ पे 4 है, 10 टू दी पावर -4। ठीक, तो यहाँ से 12 और ये 6 जाएगा, -6 बचेगा और उसके बाद ये 6 जाएगा। ठीक, जब D को सॉल्व करते हैं तो D आता है
डी को सॉल्व करते हैं तो डी आता है 8 इंटू 10⁻³ मीटर। और जब आप इसे कंपेयर करोगे x इंटू 10⁻³ से, तो बताइए इसकी वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10⁻³ मीटर, तो x की वैल्यू 8 आ जाती है बेटा, x की वैल्यू 8 आ जाती है। तो ठीक है, फिर यहीं पर रोकते हैं। एक्चुअली मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का ऑरिजिन कैसे होता है, जब स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। शुरुआत में बच्चों को कन्फ्यूजन ये आता है कि ये कंडक्शन करंट, ये कौन सा नया करंट पढ़ा दिया। असल में ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर को जनरली बच्चे छोड़कर चलते हैं, तो उनके जीवन में कभी भी डिस्प्लेसमेंट करंट आ ही नहीं पाता है। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में घुसते हैं तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जन्म होता है, और किस तरीके से वो कंडक्शन करंट से थोड़ा सा डिफरेंट है उसका ओरिजिन, वो समझ में आता है। इसी तरीके से मान लो कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात को ना पढ़ें, तो आपको कभी जीवन में ये नहीं पता लगेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो आप बाद बाकी बैक में जाके सब नोट्स देख लें। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लेक्चर 1 हो गया। ठीक है, अब लेक्चर 2 में मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, क्या कहानी होती है, ये सब आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए।